क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी पुरानी चिट्ठी आपकी पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर रख सकती है? वो चिट्ठी जो सालों से धूल भरी अलमारी में दबी पड़ी हो, लेकिन उसके अंदर छुपे राज इतने गहरे हों कि वो न सिर्फ अतीत को जिंदा कर दें, बल्कि वर्तमान को भी बदल डालें। ये कहानी है एक ऐसे पोते की जिसने शहर की चकाचौंध में अपनी जड़ें भुला दी, और एक ऐसी नानी की जिसने अकेलेपन में भी प्यार की लौ जलाए रखी। लेकिन क्या होगा जब वो चिट्ठी खुलेगी? क्या वो राज परिवार को जोड़ेगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा? क्या एक पुरानी डायरी और एक छिपा हुआ लॉकेट सब कुछ उजागर कर देंगे? एक मौत का रहस्य, एक धोखे की साजिश, और वो प्यार जो मौत के बाद भी जिंदा है। एक छोटे से कस्बे की हरी भरी वादियों में बसा था वो पुराना बंगला, जहां 65 साल की उम्र में भी नानी कमला देवी अकेली रहती थी। उनका पोता आरव पिछले 15 साल से मुंबई में बस गया था। बड़ी कंपनी में नौकरी, गर्लफ्रेंड, नाइट लाइफ और वो सब जो शहर की चकाचौंध देता है। फोन पर बात तो होती थी, लेकिन ज्यादातर आरव की तरफ से जल्दबाजी में। नानी, सब ठीक है ना? मैं बिजी हूं, बाद में कॉल करूंगा। नानी हमेशा हंसकर कहती, हाँ बेटा, तू अपनी दुनिया में खुश रहे, मुझे क्या कमी है। आरव की माँ यानी नानी की बेटी सालों पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुकी थी। तब से नानी ने आरव को अपने दम पर पाला था, छोटे छोटे काम करके, पड़ोसियों की मदद से और अपनी पेंशन से। आरव को अच्छी स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज भेजा, लेकिन शहर जाने के बाद आरव धीरे धीरे दूर होता गया। त्योहारों पर आता, लेकिन सिर्फ एक दिन, गिफ्ट देता, फोटो क्लिक करता और चला जाता। नानी का दिल जानता था कि वो अब यहाँ की शांत जिंदगी में फिट नहीं बैठता। एक ठंडी सर्दी की शाम थी। नानी बाहर बरामदे में बैठी चाय पी रही थी, जब अचानक सीने में दर्द उठा। पड़ोसी के लड़के ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, हल्का अटैक है, लेकिन अब आराम की जरूरत है, कोई घर पर रहे तो अच्छा। नानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं बेटा। लेकिन घर लौटकर उन्होंने आरव को फोन किया। आरव, बस थोड़ी तबीयत खराब है, तू चिंता मत कर। आरव ने जवाब दिया, नानी, मैं कोशिश करूंगा आने की, लेकिन अगले महीने प्रोजेक्ट डेडलाइन है, तुम दवा लेती रहो। दिन गुजरते गए, नानी की कमजोरी बढ़ती गई। वे बिस्तर से उठने में भी हाफने लगीं। पड़ोसी मदद करते, लेकिन नानी का मन उदास था। एक रात नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपनी पुरानी संदूक खोली। सबसे नीचे कपड़ों के बीच दबी हुई थी एक लिफाफे वाली चिट्ठी, 15 साल पुरानी। वो चिट्ठी जो नानी ने आरव की मां के जाने के बाद लिखी थी, लेकिन कभी पोस्ट नहीं की। चिट्ठी खोली, पहली लाइन, मेरे प्यारे आरव, आज तेरी मां चली गई। मैंने उसे वादा किया था कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन अब मैं खुद अकेली हूं। तू छोटा है, समझेगा नहीं, लेकिन एक दिन पढ़ लेना। पन्ने पलटते गए, हर साल की छोटी बड़ी बातें। आरव का पहला जन्मदिन मां के बिना, स्कूल में पहली बार लड़ाई करना क्योंकि किसी ने उसकी मां के बारे में कुछ कहा, नानी का रात रात जागकर सिलाई करना ताकि आरव की फीस भर सके। फिर एक हिस्सा आया 10 साल पहले का। आरव ने कहा कि वो मुंबई जाएगा नौकरी के लिए। मैंने कहा, जा बेटा, तेरी मां भी यही चाहती, लेकिन अंदर से टूट गई। ये बंगला अब सूना हो जाएगा। फिर भी उसकी आंखों में चमक देखकर खुश हूं। नानी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चिट्ठी को सीने से लगाया और सोचा, ये चिट्ठी आरव तक पहुंचानी चाहिए, शायद वो समझे कि कितना कुछ छूट गया है। अगले दिन नानी ने पड़ोसी से मदद मांगी और चिट्ठी को पैक किया। ऊपर एक छोटा नोट लिखा, आरव, ये तेरी नानी की अनकही बातें हैं, पढ़ लेना, जो दिल कहे वही करना। चिट्ठी मुंबई पहुंची। आरव ऑफिस से लौटा तो पैकेट देखा, खोला और चिट्ठी पढ़ने लगा। हर शब्द जैसे उसकी जिंदगी की परतें उधेड़ रहा था। बचपन की वो रातें जब नानी चुपके से रोती थीं, लेकिन सुबह मुस्कुरा कर उठती। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसकी गर्लफ्रेंड रिया ने देखा तो पूछा, क्या हुआ आरव? आरव ने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी नानी के पास जा रहा हूं, अकेला नहीं छोड़ सकता उन्हें। वो रात भर सो न सका। सुबह उठा, बैग पैक किया और ट्रेन से कस्बे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा,
कितना स्वार्थी था वो। नानी ने सब कुछ दिया और वो बस अपनी जिंदगी में खोया रहा। ट्रेन से उतरते ही वो तेज कदमों से बंगले की ओर चला। दरवाजा खटखटाया। नानी अंदर से आई, कमजोर कदमों से। दरवाजा खोला तो आरव को देखकर स्तब्ध रह गईं। आरव ने उन्हें गले लगाया और बोला, नानी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा कि आप कितना सह रही हैं। मैं यहां हूं, अब सब ठीक होगा। नानी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू आ गया, बस यही काफी है। तेरी मां की आत्मा खुश होगी। आरव ने फैसला किया कि वो कुछ दिन यहां रुकेगा। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और नानी की देखभाल करने लगा। सुबह उठकर चाय बनाता, दवा देता, पुरानी कहानियां सुनता। नानी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक शाम दोनों बरामदे में बैठे थे। आरव ने कहा, नानी, बताओ ना, मां कैसी थी? मैंने तो उन्हें ठीक से जाना ही नहीं। नानी मुस्कुराई और बोली, तेरी मां बहुत बहादुर थी। वो हमेशा कहती थी कि जिंदगी में रिश्ते सबसे जरूरी हैं। तू छोटा था, लेकिन वो तुझे बहुत प्यार करती थी। एक बार नानी ने कहानी शुरू की। तेरी मां यानी मेरी बेटी शालिनी बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, सपनों की आग। वो छोटे शहर से दिल्ली जाना चाहती थी, नौकरी करना, कुछ बड़ा करना। मैंने हमेशा उसे समझाया कि जिंदगी में रिश्ते सबसे पहले हैं, लेकिन वो हंसकर कहती, मां, मैं सब संभाल लूंगी। फिर तेरा बापू आया। अच्छा इंसान था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। शादी के 3 साल बाद ही एक्सीडेंट और वो चली गई। आरव चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं। नानी ने एक गहरी सांस ली और जारी रखी। उसके जाने के बाद मैंने तुझे पाला। हर रोज सोचती थी कि काश वो होती तो तुझे कितना प्यार देती, लेकिन मैंने कभी तुझे ये नहीं बताया कि तेरी माँ ने आखिरी समय में मुझे एक बात कही थी। वो बात मैंने सालों तक छुपाई। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात नानी? नानी थोड़ा रुकी, फिर धीरे से बोली, शालिनी ने मुझे एक छोटा सा लॉकेट दिया था। उसमें एक फोटो है, तेरी और उसकी। उसने कहा था, माँ, ये आरव को तब देना जब वो बड़ा हो जाए और समझ सके कि जिंदगी सिर्फ भाग दौड़ नहीं, बल्कि प्यार और यादें हैं। लेकिन अगर वो कभी दूर चला जाए तो ये लॉकेट उसे वापस बुलाएगा। आरव स्तब्ध था। लॉकेट? मैंने कभी नहीं देखा। नानी मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान में दर्द था। हाँ बेटा, मैंने उसे संभाल कर रखा। सोचा था कि जब तू खुद आएगा तब दूंगी, लेकिन तू दूर चला गया। फिर भी मैंने वो लॉकेट कभी नहीं खोला। वो उठी, धीरे धीरे कमरे में गईं। पुरानी अलमारी के पीछे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें से एक सोने का छोटा लॉकेट निकाला, पुराना लेकिन चमकदार। अंदर एक छोटी सी फोटो थी, एक युवती, शालिनी, और छोटा सा आरव, दोनों हंसते हुए। आरव ने लॉकेट हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। नानी, ये मां ने ये मेरे लिए रखा था? हाँ, और एक बात और है। नानी ने गहरी सांस ली। उस लॉकेट के पीछे कुछ लिखा है, मैंने कभी नहीं पढ़ा क्योंकि वो तेरे लिए था। आरव ने लॉकेट पलटा। पीछे बहुत बारीक अक्षरों में अंग्रेजी में लिखा था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लॉकेट सीने से लगाकर रो पड़ा। नानी ने उसे गले लगाया। दोनों कुछ देर चुप रहे। अगले कुछ दिन आरव ने नानी के साथ बिताए। वो घर की मरम्मत करवाने लगा, टूटी छत ठीक करवाए, बगीचे में नए पौधे लगवाए। नानी की तबीयत भी सुधर रही थी। लेकिन एक रात जब आरव सो रहा था, नानी अकेले बरामदे में बैठी। उनके मन में एक नया डर उभर रहा था। उन्होंने एक पुराना पत्र निकाला, वो पत्र जो शालिनी ने आखिरी दिनों में लिखा था, लेकिन आरव को कभी दिखाया नहीं। पत्र में लिखा था, मां, अगर कभी आरव बहुत दूर चला जाए और लौटने में देर कर दे तो उसे बताना कि उसके पिता की एक पुरानी डायरी है। वो डायरी मेरे पास नहीं बल्कि तेरे पति के भाई के पास थी। उसमें कुछ राज हैं हमारे परिवार के बारे में जो शायद आरव को समझना चाहिए। लेकिन सावधान रहना, वो राज खुले तो शायद सब बदल जाए। नानी के हाथ कांप रहे थे। क्या वो अब ये बात आरव को बताएं? क्या वो तैयार है इतने बड़े सच के लिए? उसी रात आरव जागा।
वो पानी पीने उठा तो नानी को बरामदे में देखा। नानी ने जल्दी पत्र छुपाया, लेकिन आरव ने देख लिया। नानी, वो क्या था? नानी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें सब बता रही थीं। कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी यादें। लेकिन आरव समझ गया था कुछ तो छुपा हुआ है, और अब वो सच जानना चाहता था। आरव ने दोबारा पूछा, आवाज में थोड़ी सख्ती थी। नानी, वो क्या छुपा रही हो? मैंने देख लिया, वो पत्र। नानी ने एक पल के लिए नजरें झुका लीं। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। बाहर दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था, जैसे किसी राज को चेतावनी दे रहा हो। नानी ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय आने पर ही खुलनी चाहिए। अभी तू थक गया है, सो जा, कल सुबह बात करेंगे। लेकिन आरव अब पीछे नहीं हटने वाला था। वो नानी के सामने बैठ गया। लॉकेट अभी भी उसके हाथ में था। नानी, मैं 15 साल तक दूर रहा, अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर माँ ने कुछ कहा था, अगर कोई राज है तो मुझे बताओ, मैं तैयार हूं। नानी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने पत्र को फिर से निकाला और आरव की तरफ बढ़ाया। ये तेरी माँ का आखिरी पत्र है। उसने मुझे लिखा था, लेकिन कहा था कि तुझे सिर्फ तब दिखाना जब तू सच में वापस लौट आए। और इसमें तेरे पिता के बड़े भाई यानी चाचा रमेश का जिक्र है। आरव ने पत्र लिया। उसकी उंगलियां ठंडी हो गईं। पत्र खोला। शालिनी के हाथ की लिखावट साफ, लेकिन अंत में थोड़ी कांपती हुई। मां, अगर आरव कभी बहुत दूर चला जाए और लौटने में देर कर दे तो उसे बताना कि उसके पिता की एक पुरानी डायरी है। वो डायरी मेरे पास नहीं, बल्कि रमेश भैया के पास थी। उसमें कुछ राज हैं हमारे परिवार के बारे में। वो राज खुले तो शायद सब बदल जाए। शायद आरव को पता चले कि उसका पिता सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था और क्यों उसकी मौत इतनी जल्दी हुई। लेकिन सावधान रहना मां, कुछ सच इतने भारी होते हैं कि वो परिवार तोड़ भी सकते हैं। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। पिता की मौत एक्सीडेंट थी ना? सबने यही कहा था। नानी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। हां बेटा, सबने यही कहा, लेकिन तेरी मां को शक था। वो आखिरी दिनों में कुछ ढूंढ रही थीं। रमेश चाचा से बात की थी, लेकिन फिर वो भी दूर चले गए। सालों से कोई खबर नहीं। आरव ने पत्र सीने से लगाया। उसका मन उथल पुथल हो रहा था। तो वो डायरी अभी कहाँ है? चाचा रमेश कहाँ है? नानी ने गहरी सांस ली। रमेश भैया ने 12 साल पहले एक चिट्ठी लिखी थी। कहा था कि वो शहर छोड़कर पहाड़ों में चले गए हैं, कोई छोटा सा गांव जहां कोई उन्हें ढूंढ न सके। उन्होंने एक पता छोड़ा था, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया। डर थी कि तू छोटा था, ये सब सह नहीं पाएगा। आरव उठ खड़ा हुआ। मुझे जाना होगा नानी, वो पता मुझे दो। मैं ढूंढूंगा चाचा को। वो डायरी और जो सच है वो जानना चाहता हूं। नानी ने रोते हुए कहा, बेटा, ये सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा, शायद अच्छा, शायद बुरा, और अगर सच इतना कड़वा निकला कि तू टूट जाए। आरव ने नानी के कंधे पर हाथ रखा। नानी, आपने 15 साल अकेले सहा, अब मेरी बारी है। मैं वादा करता हूं, मैं लौट कर आऊंगा, और जो भी हो हम साथ मिलकर सामना करेंगे। अगली सुबह आरव ने बैग पैक किया। नानी ने उसे एक छोटा सा थैला दिया। उसमें पुरानी तस्वीरें, कुछ पैसे और वो लॉकेट। ये लॉकेट साथ रखना बेटा, तेरी माँ तेरे साथ रहेगी। आरव ने नानी को गले लगाया। दोनों की आंखें नम थीं। वो घर से निकला। गेट पर खड़े होकर एक बार मुड़कर देखा। नानी बरामदे में खड़ी थी, कमजोर लेकिन मजबूत। ट्रेन में बैठकर आरव सोच रहा था, यह सफर सिर्फ चाचा को ढूंढने का नहीं था। यह सफर था उस अतीत को समझने का जो सालों से छुपा हुआ था। क्या सच वाकई इतना भारी होगा? क्या परिवार फिर से टूट जाएगा, या ये सच उन्हें और करीब लाएगा? ट्रेन पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी और आरव का दिल धड़क रहा था। ट्रेन पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, वातावरण बदलता जा रहा था। बाहर की खिड़की से दिख रहे बादल इतने घने थे कि लगता था जैसे कोई सफेद चादर सब कुछ ढक रही हो।
आरव ने बैग से नानी का दिया हुआ थैला निकाला। लॉकेट अभी भी गर्म था, जैसे उसमें कोई जीवंत ऊर्जा हो। उसने एक बार फिर पीछे लिखे शब्द पढ़े, कम बैक टू हर बिफोर इट्स टू लेट। क्यों इतना जल्दी? क्यों टू लेट? शाम ढलने लगी। स्टेशन पर उतरकर आरव ने एक पुरानी जीप ली जो पहाड़ी रास्तों पर चलती थी। ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम हरी था। कहाँ जाना है बाबू? हरी ने पूछा। गांव धारमगढ़, रमेश सिंह के घर। हरी ने अजीब नजरों से देखा। धारमगढ़? वो तो बहुत ऊपर है, रास्ता खराब है और रात हो रही है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं अब। फिर भी जाना है, आरव ने दृढ़ता से कहा। रास्ता संकरा और खतरनाक था। एक तरफ खाई, दूसरी तरफ चट्टान, बीच बीच में कोहरा इतना घना कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता। हरी ने अचानक मुंह खोला। बाबू, रमेश भाई को जानते हो? वो मेरे चाचा हैं। हरी चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, वो आदमी सालों से अकेला रहता है। लोग कहते हैं कि वो किसी राज को छुपाए बैठा है। रात में कभी कभी उसकी झोपड़ी से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। आरव का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? बस इतना ही कहूंगा, जो ढूंढने जा रहे हो वो मिलेगा, लेकिन शायद वो तुम्हें मिलने के लायक ना हो। रात के 10 बज चुके थे जब जीप एक छोटे से गांव के बाहर रुकी। धारमगढ़, सिर्फ 8-10 घर, ज्यादातर खाली। एक पगडंडी ऊपर की ओर जाती हुई दिखी। वहां से पैदल जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता, हरी ने कहा। आरव ने पैसे दिए और बैग उठाकर चल पड़ा। कोहरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से 5 फीट आगे जाती। पगडंडी पर पत्थर लुढ़क रहे थे। अचानक दूर से एक आवाज आई, जैसे कोई पुरानी घंटी बज रही हो। 1, 2, 3 बार, फिर सन्नाटा। आरव रुक गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या वो सही जगह पर है? क्या चाचा सच में यहां है? और फिर कोहरे के बीच से एक धुंधली आकृति दिखी, लंबी, झुकी हुई। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरव ने टॉर्च ऊपर की। रोशनी पड़ी तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, आंखों में गहरा अंधेरा। तू कौन है? बूढ़े की आवाज कांप रही थी। मैं आरव, रमेश सिंह का भतीजा। बूढ़े की आंखें फैल गईं। वो पीछे हटा। नहीं, तू नहीं आ सकता, जा यहां से। वो डायरी, वो अब किसी की नहीं है। चाचा, आप हो? आरव आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़े ने हाथ उठाया। रुक, अगर तू सच जानना चाहता है तो पहले ये बता, तेरी मां ने तुझे वो लॉकेट दिया था? आरव ने हां में सिर हिलाया। बूढ़े की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। तो तू आ गया, लेकिन बहुत देर कर दी। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि जो सच है वो अब सिर्फ डायरी में नहीं है, वो अब जिंदा है और वो तुझे मार सकता है। आरव स्तब्ध था। हवा में ठंडक बढ़ गई। दूर से फिर घंटी बजी, इस बार तेज। बूढ़े में कहा, आजा अंदर, लेकिन याद रख, एक बार पढ़ लिया तो पीछे मुड़ना मुश्किल होगा। वो दोनों एक पुरानी झोपड़ी की ओर बढ़े। दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था। सिर्फ एक मिट्टी का दिया जल रहा था और मेज पर पड़ी थी वो पुरानी डायरी, धूल भरी, लेकिन ताला टूटा हुआ। झोपड़ी के अंदर हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक से ज्यादा ठंडा था आरव का दिल। मिट्टी के दिए की छोटी सी लौ कांप रही थी, जैसे वो भी डर रही हो कि जो राज खुलने वाला है वो उसे भी बुझा देगा। रमेश चाचा ने धीरे से कुर्सी खींची और बैठ गए। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। सालों की अकेलगी ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया था कि उनकी आवाज अब भीतर से टूटती हुई लगती थी। बैठ जा आरव। आरव बैठा, लेकिन उसकी नजर डायरी पर टिकी हुई थी। वो पुरानी, फटी हुई, किनारों से उखड़ी हुई, जैसे किसी ने उसे बार बार खोला और बंद किया हो, लेकिन कभी पूरा न पढ़ सका। चाचा ने गहरी सांस ली। तेरे पिता, मेरे छोटे भाई विक्रम, वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक सपने का इंसान था।
वो चाहता था कि हमारा गांव, हमारा परिवार गरीबी से ऊपर उठे। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी, पहाड़ों में दूर जंगल के किनारे। वो कहता था, भैया ये सिर्फ पैसे की नहीं, सम्मान की लड़ाई है। मैंने उसे बहुत समझाया कि बड़े लोगों से टकराना ठीक नहीं, लेकिन वो नहीं माना। आरव की सांसें थम सी गईं। फिर एक रात वो फैक्ट्री जल गई, सब कुछ राख हो गया। पुलिस ने कहा शॉर्ट सर्किट, लेकिन मैं जानता था वो आग किसी ने लगाई थी। विक्रम ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी उसी रात। उसमें लिखा था, भैया अगर कुछ हो जाए तो आरव को मत बताना, वो छोटा है, लेकिन अगर कभी वो बड़ा होकर आए तो ये डायरी उसे देना, उसमें सब सच है। चाचा की आंखों से आंसू गिरे। वो आंसू नहीं, सालों की पछतावा था। मैंने वादा किया था, मैंने डायरी छुपाई, तेरी मां को भी नहीं बताया। वो भी शक करती थी, लेकिन मैं डरता था कि अगर सच सामने आया तो तू टूट जाएगा, तेरी मां टूट जाएगी। आरव ने डायरी की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अब मैं टूटने के लिए तैयार हूं चाचा। चाचा ने सिर हिलाया। पढ़ ले, लेकिन याद रख, एक बार पढ़ लिया तो वो आग जो तेरे पिता के साथ जली थी वो तुझ में भी जलने लगेगी। आरव ने डायरी खोली। पहला पन्ना विक्रम के हाथ से लिखा हुआ। मेरे प्यारे आरव, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब नहीं हूं, लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि तेरे पिता ने कभी हार नहीं मानी। वो आग सिर्फ फैक्ट्री की नहीं थी, वो मेरे सपनों की थी, और वो सपने तुझ में हैं। मैंने जो भी किया वो तुझ जैसा बेटा पाने के लिए किया। तू कभी सोच मत कि तेरी मां अकेली थी, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ था, बस दिखाई नहीं देता था। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पन्ने पलटता रहा, हर पन्ने पर प्यार, हर पन्ने पर दर्द। एक जगह लिखा था, शालिनी, अगर तू कभी ये पढ़े तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे बहुत कम समय दिया, लेकिन तूने जो आरव को दिया वो मैं कभी लौटा नहीं सकता। वो बच्चा, वो हमारा चमत्कार है। आरव रो पड़ा जोर जोर से, जैसे सालों का बोझ एक साथ टूट गया हो। चाचा ने उसे गले लगाया। दोनों रो रहे थे, एक बाप का बेटा और एक भाई जो सालों से अकेला दुख सहता रहा। चाचा, क्या सच में कोई गलत था? क्या कोई ऐसा था जिसने... चाचा ने धीरे से कहा, हाँ, एक नाम है जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन वो नाम अब भी जीवित है और वो जानता है कि डायरी कहाँ है। अचानक बाहर से एक आवाज आई, पगडंडी पर कदमों की आहट। कोहरे में कोई आ रहा था। चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो आ गया। बहुत देर हो गई। आरव ने डायरी सीने से लगाई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन था वो? क्या सच अभी और गहरा था? और क्या वो सच आरव को बचा पाएगा या उसे भी उस आग में झोंक देगा? झोपड़ी के बाहर कदमों की आहट और तेज हो गई। कोहरे में से एक छाया निकली, लंबी काली कोट में लिपटी हुई, चेहरे पर मास्क, हाथ में टॉर्च। वो टॉर्च की रोशनी सीधे आरव के चेहरे पर पड़ी। रमेश, तुमने वादा तोड़ा। आवाज गहरी, थकी हुई लेकिन कड़वी। रमेश चाचा उठ खड़े हुए। उनकी कमजोर टांगें कांप रही थीं, लेकिन आवाज में अब भी दृढ़ता थी। वो मेरा भतीजा है, वो हकदार है जानने का। छाया ने एक कदम आगे बढ़ा, मास्क उतारा। चेहरा देखकर आरव की सांस रुक गई। वो चेहरा पुरानी तस्वीरों जैसा, थोड़ा बूढ़ा, थोड़ा टूटा हुआ, लेकिन वही आंखें, वही नाक जो उसके पिता की तस्वीरों में थीं। तुम कौन हो? आरव की आवाज कांप गई। मैं सुरेश, विक्रम का पुराना पार्टनर, उसी फैक्ट्री का। सुरेश ने धीरे से कहा, वो आग मैंने नहीं लगाई थी आरव, लेकिन मैं रोक भी नहीं पाया। वो बड़े लोग जिन्होंने फैक्ट्री बंद करवानी थी, उन्होंने मुझे धमकाया। मैं डर गया, विक्रम को बताया भी नहीं। वो आग लगी और वो बच नहीं पाया। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा भी। तुमने सालों तक छुपाया, मेरी मां को, नानी को, सबको। सुरेश ने सिर झुकाया।
हाँ, और उस गिल्ट ने मुझे मार डाला। मैं यहां छुप कर रहता था। रमेश मुझे ढूंढ लेगा ये पता था, इसलिए मैं खुद आया। वो एक कागज निकाल कर रख दिया। ये वो कागजात हैं जिन्होंने सब कुछ साबित किया जा सकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो लोग अब भी जिंदा हैं। अगर तू इसे आगे ले जाएगा तो वो तुझे भी। आरव ने कागज नहीं छुआ, उसने डायरी उठाई। मैं नहीं डरता। मेरे पिता ने डरकर नहीं जिया, मैं भी नहीं जीऊंगा। सुरेश ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, दर्द भरी मुस्कान। तुम में विक्रम की बात है। रात गहरा गई, तीनों चुप बैठे रहे। बाहर कोहरा अब भी था, लेकिन लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे छट रहा हो। सुबह हुई। आरव ने फैसला किया, वो सबूत लेकर नीचे जाएगा, लेकिन पहले नानी के पास। सुरेश बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन अगर तू जीत गया तो मेरे लिए भी प्रार्थना करना। रमेश चाचा ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, घर लौट जा। नानी इंतजार कर रही हैं। ये राज अब तुझ पर है, लेकिन याद रख, सच कभी छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है, और कभी कभी वो सिर्फ प्यार ही बचाता है। आरव ने दोनों को गले लगाया। आंसू थे, लेकिन अब उनमें दर्द से ज्यादा एक अजीब सी शांति थी। वो पगडंडी से नीचे उतरा, पीछे मुड़कर देखा, झोपड़ी धुंध में खो रही थी। सुरेश और रमेश दोनों खड़े थे, जैसे सालों की जिम्मेदारी अब आरव के कंधों पर छोड़कर। ट्रेन में बैठकर आरव ने डायरी फिर से खोली। आखिरी पन्ना खाली था। उसने पेन निकाला और लिखा, मेरी प्यारी नानी, मैं लौट रहा हूं। सच मिला, दर्द मिला, लेकिन साथ में एक नया रिश्ता भी मिला। अब हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि जिंदगी सिर्फ राजों में नहीं बल्कि प्यार में पूरी होती है। ट्रेन पहाड़ों से नीचे उतर रही थी। सूरज निकल रहा था और आरव का दिल धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर पहाड़ धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे, लेकिन आरव का मन अभी भी उन ऊंचाइयों पर अटका हुआ था। डायरी उसकी गोद में थी। कागजात सुरेश ने दिए थे, वो पुराने दस्तावेज जिनमें नाम थे, तारीखें थीं और वो सबूत जो सालों से दबे हुए थे। लेकिन हर पन्ने के साथ एक सवाल और गहरा होता जा रहा था। क्या ये सबूत सच में न्याय दिला पाएंगे या सिर्फ और दर्द लाएंगे? ट्रेन रुकी एक छोटे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग थे। आरव ने बाहर झांका तो एक आदमी खड़ा था, काला कोट, टोपी नीचे तक खींची हुई। वो आरव की तरफ ही देख रहा था। नजरें मिली तो वो मुस्कुराया, एक ठंडी बिना भाव वाली मुस्कान। आरव का दिल धक से रह गया। क्या वो कोई संयोग था या वो लोग पहले से ही जानते थे कि वो डायरी लेकर नीचे उतर रहा है? ट्रेन फिर चल पड़ी। आरव ने डायरी को और कसकर पकड़ा। उसने फैसला किया, सीधा नानी के पास नहीं जाएगा, पहले एक पुराने दोस्त के पास जाएगा जो वकील था। वो सबूत दिखाएगा, सलाह लेगा। लेकिन मन में एक डर था, अगर वो लोग इतने सालों तक छुपे रहे तो क्या अब वो चुप रहेंगे? रात हुई। आरव अपने दोस्त के घर पहुंचा। आरव, इतनी रात को? दोस्त ने हैरानी से पूछा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बहुत जरूरी। उस रात दोनों ने कागजात देखे। दोस्त का चेहरा गंभीर हो गया। ये बड़े नाम हैं आरव, बहुत बड़े। अगर ये केस चला तो बहुत कुछ खुल जाएगा, लेकिन खतरा भी बहुत है। मुझे पता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह आरव ने नानी को फोन किया। नानी, मैं आ रहा हूं 2-3 दिन में। बेटा, जल्दी आना, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। नानी की आवाज में थकान थी, लेकिन प्यार उतना ही गहरा। फोन रखते ही आरव का फोन बज उठा। अनजान नंबर। उसने उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आई, फिर एक धीमी ठंडी आवाज, डायरी वापस कर दो, वरना जो तुम्हारे पिता के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। कॉल कट गई। आरव का हाथ कांप रहा था। वो समझ गया वो लोग अब पीछे नहीं हटेंगे।
उसने बैग पैक किया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं जा रहा था। दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पुलिस को पहले से सूचित कर देंगे। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, तेज तेज, जैसे आसमान भी रो रहा हो। आरव की आंखों के सामने नानी का चेहरा था, वो मुस्कान, वो इंतजार। वो नहीं चाहता था कि नानी को कुछ पता चले, वो नहीं चाहता था कि उनका आखिरी समय डर में गुजरे। शाम ढलने लगी, घर अब दूर नहीं था, लेकिन रास्ते में कार पीछे से आ रही थी, धीरे धीरे लेकिन लगातार। आरव ने दोस्त से कहा, वो लोग आ गए हैं। दोस्त ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। घबराओ मत, हम पहुंच जाएंगे। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज थी, क्या वो सच में पहुंच पाएंगे, या वो आखिरी मुलाकात सिर्फ एक अधूरी कहानी ही रह जाएगी। बारिश और तेज हो गई, रोशनी कम होती जा रही थी और पीछे वाली कार और करीब आ रही थी। बारिश अब और तेज हो गई थी। कार की विंडशील्ड पर पानी की धाराएं इतनी तेज बह रही थीं कि वाइपर भी मुश्किल से काम कर पा रहे थे। पीछे वाली काली कार अब सिर्फ 50-60 मीटर पीछे थी। हेडलाइट्स की रोशनी बार बार आरव की रियर व्यू मिरर में पड़ रही थी, जैसे कोई आंखें लगातार उन्हें घूर रही हों। आरव का दोस्त राहुल गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा था। आरव, फोन कर पुलिस को, जल्दी। आरव ने हाथ कांपते हुए फोन निकाला। सिग्नल कमजोर था। एक बार रिंग गई, फिर कट। उसने दोबारा ट्राई किया। इस बार एक आवाज आई, हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। सर, हम पर कोई पीछा कर रहा है, हम धारमगढ़ से नीचे आ रहे हैं, प्लीज मदद कीजिए। आपका लोकेशन बताइए। राहुल ने जल्दी जल्दी लोकेशन बताया, लेकिन तभी पीछे वाली कार ने स्पीड बढ़ाई। एक जोरदार धक्का लगा, गाड़ी डगमगाई। राहुल ने स्टीयरिंग संभाला, लेकिन दूसरा धक्का और जोरदार था। गाड़ी सड़क के किनारे की ओर सरक गई। आरव, डायरी! राहुल चिल्लाया। आरव ने डायरी को अपनी जैकेट के अंदर कसकर छुपाया। दिल की धड़कनें कान में गूंज रही थीं। अचानक सामने से एक ट्रक आया। राहुल ने ब्रेक लगाया, गाड़ी रुकी, पीछे वाली कार भी रुक गई। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर पीछे वाली कार का दरवाजा खुला। एक आदमी उतरा, काला कोट, हाथ में कुछ चमकता हुआ। आरव की सांस थम गई, लेकिन तभी दूर से सायरन की आवाज आई। पुलिस की जीप, लाल नीली लाइट्स कोहरे और बारिश में चमक रही थीं। पीछे वाला आदमी रुक गया। वो एक पल को देखता रहा, फिर तेजी से कार में बैठा और उल्टी दिशा में भाग गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई। आरव ने सब बताया, डायरी, सुरेश, रमेश चाचा, वो धमकी वाली कॉल। पुलिस ने कागजात देखे। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा, यह केस बड़ा है, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो, हम आगे की जांच करेंगे। राहुल ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। घर चल, नानी इंतजार कर रही हैं। बारिश थम चुकी थी। सड़क पर पानी की छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं। जब आरव घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। नानी बरामदे में खड़ी थी, कंबल ओढ़े, कमजोर, लेकिन आंखों में एक उम्मीद। आरव जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो दौड़कर नानी के पास गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। नानी की उंगलियां आरव के बालों में फिसल रही थीं। बेटा, तू आ गया। नानी की आवाज टूट रही थी। नानी, सब ठीक हो जाएगा, आरव रोते हुए बोला। मैंने पापा को जाना, वो कितने बड़े थे, कितने बहादुर, और वो हमेशा हमारे साथ थे। नानी ने आरव का चेहरा दोनों हाथों में लिया। बेटा, सच कड़वा हो सकता है, लेकिन प्यार हमेशा मीठा रहता है। तू घर लौट आया, यही सबसे बड़ा सच है। अगले कुछ दिन पुलिस ने जांच की। सुरेश का नाम सामने आया। वो खुद पुलिस के पास पहुंच गया। उसने सब कुछ बयान कर दिया, नाम, तारीखें, सबूत। बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हुए। पुरानी आग की जांच फिर से शुरू हुई। रमेश चाचा भी नीचे आए। अब वो अकेले नहीं रहे। आरव ने उन्हें अपने साथ रखा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, तीनों बरामदे में बैठे थे। नानी ने पुरानी डायरी खोली, वो जो आरव ने आखिरी पन्ना लिखा था। नानी ने धीरे से कहा, अब ये डायरी पूरी हो गई। आरव ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नानी, अब नई डायरी शुरू होगी। नानी ने तीनों मिलकर आरव लिखेंगे। का हाथ पकड़ा। रमेश चाचा ने भी अपना हाथ रख दिया।
घर में फिर से हंसी गूंजने लगी। वो हंसी जो सालों तक दबी रही थी, वो हंसी जो सच की जीत थी, वो हंसी जो एक अधूरी कहानी को पूरा कर रही थी। और बाहर आकाश साफ था, तारे चमक रहे थे, जैसे कह रहे हों अब सब ठीक है।